देखो, जे के पॉइंट ऑफ व्यू से कल तक हमने क्या देखा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट है, वहां तक जो हमने कवर किया उतना जे के हिसाब से क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर चैप्टर में आज हमें 11 का चैप्टर कवर करना है। 11 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, 11 का चैप्टर हम कवर करेंगे आज, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन 11th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हमें देखने हैं अभी आज के लेक्चर में? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे, केप्लर्स लॉ देखेंगे, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल। ओके, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है। वन बाय वन अभी देखेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो क्या फॉर्मूला होता है? देखो, F इज इक्वल टू क्या है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको याद आ रहा होगा। ये हमारे इस तरीके से क्या है, अर्थ है, इसका मास m है, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पे ये छोटा मास m रख दिया है जो कि अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो ये अर्थ जो है, अर्थ और ये जो m मास है, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कैसे रहेगा? ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था फॉर्मूला, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 क्या था, मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, r क्या था, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, इसलिए मास ऑफ द अर्थ डाल दिया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना है, यहाँ पे r है। तो उनके बीच के ग्रेविटेशन फोर्स इतना लगेगा। क्लियर हुई चीजें? अगर मैं m मास की बात करूं, ओके, यहाँ पे हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये m मास किसका है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन m आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर मास कितना लग रहा है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम, एम और m कैंसल। तो एक्सेलरेशन कितना है, कितना एक्सेलरेशन अर्थ उसके ऊपर लगा रही है, दैट इज पी एम अपॉन क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर। तो इसको अर्थ लगाती है, इसके लिए हम उसको नोटेशन देते हैं जी, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर जी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डालोगे 6.67 इंटू 10 to the power -11। उसके बाद मास की वैल्यू डालोगे, दैट इज मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 to the power 24। रेडियस ऑफ अर्थ डालोगे 6400 किलोमीटर। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जी की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज इक्वल टू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ मिला। अभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लैनेट के कारण जो ग्रेविटी है वो निकाल सकते हैं। किसी भी प्लैनेट के कारण, जैसे मैंने मान लो मैंने कुछ भी कंसिडर कर लिया, विनस कंसिडर कर लो, मार्स कंसिडर कर लो, ओके जुपिटर कंसिडर करो, कुछ भी, तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या आएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। पर इसमें अगर मान लो मार्स है, मंगल ग्रह, उसके ऊपर हमने एम मास रख दिया, हाँ, तो उसके ऊपर जो मार्स है वो कितना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जी, जी तो कांस्टेंट है हर यूनिवर्स में। एम क्या है, एम है यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट, मतलब यहाँ पे मार्स का मास आएगा, और यहाँ पे रेडियस ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लैनेट, दैट इज रेडियस ऑफ मास। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज ग्रेविटी ड्यू टू एनी प्लैनेट। हमेशा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी रहती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ रहती है, वो हमेशा याद रखो। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स क्या रहती है, सेंटर ऑफ द क्या रहती है, अर्थ रहती है। यहाँ तक चीजें आप लोग को क्लियर हो गई। आगे हमें क्या देखना है, आगे फॉर्मूले देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, एक ही जगह हम उसको देख रहे हैं। डिराइव करने का मतलब नहीं है, यू नो दैट, ओके। आप लोगों ने बोला था हमें डिराइव करना नहीं, और सच में हमें वक्त भी नहीं, हम डिराइव भी नहीं कर सकते। हमें देखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो हम एक जगह लिख रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। वेरिएशन इन दी वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या देखना है हमें,
वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी की वैल्यू में वेरिएशन किस किस के कारण आएगा। सबसे पहले हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, और यहाँ पे ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो कुछ h हाइट पे है अर्थ सरफेस से, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी जो g लगेगा, पहले तो g का फॉर्मूला है gm/r स्क्वेयर। r मतलब क्या है, r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेंटर। इस केस में क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट सीधा अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा था, इसलिए r की वैल्यू कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ आ गई थी। और यहाँ पे ऐसा होगा क्या, नहीं, r की वैल्यू वो नहीं आएगी, तो यहाँ पे g डैश लिखेंगे, नया ग्रेविटेशन क्या आ जाएगा, gm/r प्लस h का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस हाइट पे g की वैल्यू 9.8 रहेगी क्या, नहीं, अलग रहेगी, बिकॉज क्या बदला है, डिस्टेंस बदला उनके बीच में। अगर देखा जाए तो इनवर्स रिलेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो g डैश इज लेस देन क्या हो जाएगा, g। तो एज वी मूव अप g की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो कितना रहेगा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट हाइट h, दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय, दैट इज गिवन इक्वल टू, लिख देंगे यहाँ पे g/1 प्लस h/r का क्या हो गया, स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है, gh इज इक्वल टू g इंटू r/r प्लस h। ये सब डिराइव होते हैं, बस तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद एक और फॉर्मूला g इज इक्वल टू g1 माइनस 2h/r। ये कब यूज करोगे, जब h इज वेरी 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 मच लेस देन r, तभी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, मतलब r कितना है, 6400 किलोमीटर, और तुम्हें हाइट दी गई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हाइट पे बताओ, तो उस केस में हमारा h r से बहुत छोटा है ना, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये तो पता चल गया, एज वी मूव अप हमारी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो कितना, उसका ग्राफ में निकाल लेती हूँ यहाँ में। देखो जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से कम होते जा रहा है। ओके, नॉन लीनियर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, हाँ या ना बताओ एवरीवन। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान है आप लोगों का। हेलो, ओके, नॉन मेडिकल स्कूल गुड, ओके, मेरिटोरियस पटियाला जलंधर, वेरी गुड बेटा, ओके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है अभी, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ बिलो दी सरफेस ऑफ अर्थ, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अभी अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहे तो जी की वैल्यू कम हो रही है, अभी अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी। ओके, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये इसकी है यहाँ पे रेडियस, हम लोग चले गए कुछ डी डेप्थ नीचे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मास यहाँ पे m रख दिया, तो सेंटर उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा r-d। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू रहती है g डैश इक्वल टू g इंटू 1 - d/r। एज वी मूव डाउन जी वैल्यू डिक्रीजेस, क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, इतना याद रखो, कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जब हम यहाँ पे पहुंचे तब अर्थ का बस इतना ही मास जो है इसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो जैसे नीचे जा रहे हैं तो अर्थ का जो मास उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी तो कम होते जा रहा है ना, इसलिए। या फिर उस पर जाना भी नहीं है, बस ये याद रखो कि जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो भी जी कम ही होता है, नीचे जाते हैं तभी भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम ही होता है।
बस ये चीज तुम लोग क्या करो, याद रखो। तो कितना कम होता है उसका फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे जी डैश जो है उसका रिलेशन अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे इस तरीके से है। तो यहाँ पे ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना हो, ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे सीधा जी डैश इंटू डेप्थ। जैसे जैसे नीचे जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। इस तरीके से जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती। स्ट्रेट लाइन है, देखो डायरेक्ट है यहाँ पे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ग्राफ कैसे आएगा दोनों का देखो, ये है जी डैश, यहाँ पे प्लॉट करें हम लोग आर। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस। ये कौन सा डिस्टेंस है, आर मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ पे रेडियस मार्क कर लेती हूँ, ये है मेरी रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, ये आर है। देखो आर अगर जीरो है, आर अगर क्या है, जीरो है, तो जी डैश भी जीरो है। आर जीरो है मतलब ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सेंटर पे है। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे रहता है तब जी की वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे, जीरो। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे रहता है तब जी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, जीरो। ठीक है, रोटेशन। तो जैसे जैसे वो डेप्थ से रेडियस तक, सरफेस तक आते जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। देखो सरफेस से अंदर जा रहा है, जी क्या होता है, लीनियरली कम होते जाता है। उसी हिसाब से सेंटर से सरफेस पे आते जाएगा तो जी लीनियरली क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा इस तरीके से। सरफेस पे आ गया, सरफेस से जब नीचे जाएगा तब क्या हो जाएगा, सरफेस से जब ऊपर उठेगा तब जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। रिलेशन उसका इस तरीके से, ये डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में ये चीजें। मैक्सिमम कब है, जब वो कैसा है, सरफेस पे है। मैक्सिमम कब है, जब वो सरफेस पे है, दैट इज जी एम अपॉन क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ। अगला कौन सा फैक्टर है जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को अफेक्ट करता है, दैट इज द वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। अगला कौन सा फैक्टर है, द वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ के शेप के कारण जी की वैल्यू कैसे बदलेगी। एक तो अर्थ जो है परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मान लो कुछ हमारी अर्थ दिखती है, इस तरीके से अर्थ परफेक्टली नहीं है हमारी अर्थ। यहाँ पे कुछ पोल पे फ्लैट है, तो यहाँ पे सेंटर की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस देखो, ये हमारा पोल है ना, ये रेडियस, ये रेडियस अलग हो जाएगी। ये क्या है, इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे ये रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ इक्वेटर हो गया यहाँ पे। तो कौन बड़ा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल ना। तो हमें पता है जी जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ द पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट द इक्वेटर, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, इक्वेटर पे आर ज्यादा है तो जी कम रहेगा और पोल पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो दोनों में कितना डिफरेंस रहता है जी का, ये तो क्लियर हुआ ना, क्यों ज्यादा कम रहता है। पोल पे ज्यादा ग्रेविटी रहती, इक्वेटर पे कम रहती, दोनों में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का डिफरेंस कितना रहता है, इतना। रीजन क्या है, देखो ना, इक्वेटर के रेडियस ज्यादा, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है और इसकी कम है, तो आर अगर कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बताओ तो आप लोग। एवरीवन, ओके एमएसबी, आपको कुछ पूछना है, ये समझ में आया है इसलिए हाथ रेज किया आपने। ओके, नॉन मेडिकल स्कूल गुड, बाकी लोग बताओ। तरुण, एमटीआर ओके, एएसआर बॉयज गुड, मेरिटोरियस। अमृतसर स्कूल, आरएसएमएस स्कूल, तलवारा लुधियाना,
कहाँ पे हो आप लोगों का ध्यान है कि नहीं, बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ओके पटियाला स्कूल, गुड। ओके, सबने रिएक्ट करना है, बताना है कि ध्यान है। कैसे पता चलेगा कि आपका ध्यान है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या देखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, डेप्थ का और हाइट। अगला, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ रोटेट होती है, जानबूझ के स्पेरिकल ही निकाल रही हूँ, अर्थ रोटेट होती है इस एक्सिस के अलोंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रेफरेंस मान लो यहाँ पे, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये वाला डिस्टेंस उसके बीच का कितना है, आर, और ये कितने इक्वेटर से कितना एंगल पे है, यहाँ पे 5 एंगल पे है। ठीक है, उसके बाद क्या बताना है मुझे कि रोटेशन के कारण जी पे कितना फर्क पड़ेगा। दैट इज गिवन बाय, उसका डेरिवेशन होता है पर नहीं जाना है, सीधा लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी गोल गोल घूम रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी। और फाइव मतलब क्या है, लोकेशन उसकी। यहाँ पे हमने रेफरेंस मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया हमने, यहाँ पे रेफरेंस मान लिया इस तरीके से। उस रेफरेंस से इक्वेटोरियल से कितने एंगल पे ये सिचुएटेड है, दैट इज फाइव, लोकेशन उसकी एंगल। तो ये वाला फॉर्मूला हमें क्या रखना है, याद रखना है। अगर मैं ऐसे बोल दूं एट पोल पे है हम, अगर पोल पे है तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, पोल पे है तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो ये पूरी टर्म जो है जीरो, तो जी डैश इक्वल टू जी हो जाएगा। एट इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर के ऊपर फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और कॉस जीरो क्या होता है यहाँ पे, वन। तो यहाँ पे जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेटर है, देखो सीधी सी बात है, ये पोल हो गया, जी है, और इस जी में से ये माइनस हो रहा है, मतलब इक्वेटर के ऊपर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो क्या है, यहाँ पे कम है पोल के कंपैरिजन में। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी एंगल पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, मान लो 30 डिग्री पे रखा हुआ है, तो कितना जी वैल्यू उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या करोगे, उसको फाइंड आउट करोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमें क्या देखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें भी फॉर्मूले याद रखने, वो ग्रेविटेशन फील्ड होता क्या है, देखो, the space around the body in which any other body experience a force of attraction it's called gravitation field of the first body। एक इजी लैंग्वेज में बताओ आप लोगों को, देखो, मैग्नेटिज्म में मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, उसी हिसाब से ग्रेविटेशन फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का बताती हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसके आजू बाजू क्या क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आजू बाजू क्या क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको रिपेल करेगा। उसको कांटेक्ट में आने की जरूरत है क्या, नहीं।
पर अगर ये चार्ज ऐसे दूर रहेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो उससे बहुत दूर है, वो उसके एरिया में ही नहीं, उसके इलाके में ही नहीं। तो फील्ड अराउंड दैट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी हिसाब से ग्रेविटेशन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने पढ़ा ही पिछले मंथ में। तो यहाँ पे अगर मेरा मान लो इस तरीके से मास m है, तो उसके अराउंड पूरी क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो उस ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर मान लो कोई दूसरा मास आ गया, कोई दूसरा मास आ गया, तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, और उसका नेचर अट्रैक्टिव रहेगा, इसलिए हमेशा वो खुद को उसकी तरफ खींचेगा। दूसरा आ गया उसकी तरफ, तीसरा आ गया उसकी तरफ, इसके फील्ड में अंदर जितने भी आने दो उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये तो चीज होती है। सन इधर है, अर्थ, मून, सॉरी अर्थ, मार्स दूर दूर है डिस्टेंस पे, पर ये सभी जो है वो सन के अराउंड गोल गोल क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि वो सन के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, इसलिए। क्लियर हुई चीजें? तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, इट इज द स्पेस अराउंड द बॉडी इन विच अदर बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड। इसका भी फॉर्मूला देखेंगे अभी हम लोग। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एम। फोर्स मतलब मान लो एक एम मास है, ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल एम मास है, और यहाँ पे उसकी ग्रेविटेशन फील्ड है। ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे कोई छोटा एम मास है, तो उसके ऊपर ये फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ एफ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक सो द ग्रेविटेशन फील्ड इज गिवन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इस दिस एम छोटा मास डिवाइडेड बाय एम मास। एम मास मतलब कौन सा, ये वाला जिसके ऊपर फोर्स लग आ रहा है, ये कैपिटल एम। ओके, तो यहाँ पे लिख दो एफ इज द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट मास एम, द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी एफ अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एम। एम क्या है यहाँ पे, टेस्ट मास। अभी आगे फॉर्मूले देखेंगे। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। उसी हिसाब से ग्रेविटेशन फील्ड अलग अलग शेप के कारण देखेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ये कैपिटल एम मास है, इसके कारण इस पी पॉइंट पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, कितना ग्रेविटेशनल, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी, दैट इज गिवन बाय ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज ड्यू टू एम मास एट डिस्टेंस, एम मास एट डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे आर, एम मास के कारण डिस्टेंस आर पे कितनी ग्रेविटेशन फील्ड है, दैट इज गिवन बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मैं ऐसे बोल दू, यहाँ पे m1 मास है और यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे कितनी रहेगी उसके कारण, दैट इज गिवन बाय जी m1 अपॉन क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें किसके कारण देखनी है, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर की हम बात कर रहे हैं। ये हो गया मेरा सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर है, ये पूरा भरा हुआ है, ये हमारा सॉलिड स्पीयर, ठीक है। यूनिफॉर्म डेंसिटी यहाँ पे बात करते हैं, इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे आर है, यहाँ से पूछा है आर डिस्टेंस पे बताओ, आर डिस्टेंस पे पहले तो आउटसाइड दी सॉलिड स्पीयर इक्वल टू रहेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद अगर तुम्हें बोला जाए इनसाइड बताओ, ये इनसाइड, इसको R1 बोलेंगे। अगर तुम्हें ये बोला जाए इनसाइड बताओ, इनसाइड, इनसाइड कितना रहेगा, दैट इज गिवन बाय जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे R1। ये इनसाइड है और ये क्या है यहाँ पे आउटसाइड के लिए है, ठीक है। क्लियर हो गई, ये आउटसाइड पॉइंट है और ये वाला कौन सा है, इनसाइड पॉइंट पे इतना रहेगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ निकालना हो मुझे, तो ग्राफ कितना अच्छा है, ग्राफ कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर पे तो जीरो रहेगा, सेंटर पे कितना रहेगा,
सेंटर पे 0 रहेगा, क्योंकि R1 की वैल्यू तो 0 रहेगी ना सेंटर पे, तो बाय 0। तो जैसे जैसे हम रेडियस की तरफ आते, मतलब सरफेस की तरफ आते जाएंगे, ये क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, उसके बाद क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, इस तरीके से। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, और यहाँ पे क्या है, R², 1/R², तो ये कम होते जा रहा है। आगे बात करते हैं किसके कारण देखना है अभी हमें। ये सभी फॉर्मूले एक ही जगह बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, जे के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल, यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल की बात चल रही है, शेल, ओके, हॉलो इट इज, ओके, ये हॉलो है, इसकी रेडियस कितनी है, R है, इसका मास M है, सेंटर से डिस्टेंस इसका कितना लिया हमने, R, ओके। तो यहाँ पे एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट कितना रहेगा, ग्रेविटेशन फील्ड इज इक्वल टू Gm/R²। समझ में ये चीजें, एट सेंटर, सेंटर या फिर इन, एट सेंटर एंड इनसाइड, इनसाइड कितना रहता है, 0, ओके, इनसाइड कितना रहता है, 0। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ये हो गई ग्रेविटेशन फील्ड, ये R हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये सरफेस तक, तो यहाँ पे अंदर तो 0 ही है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 0 रहेगा, ग्राफ बस इतना बनेगा, और यहाँ तक तो पूरा क्या है, 0 ही है, कितना है यहाँ पे, 0 ही, इस तरीके से 0 ही ग्राफ बना है इनसाइड। तो हॉलो शेल के लिए इनसाइड 0 होता है, सरफेस पे इतना होता है, और जैसे आगे बढ़े तब इतना होता है। आगे बात करते हैं, लास्ट कौन सा देखना है यहाँ पे, ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्क्यूलर ring at a point on the axis, on the point on the axis। देखो, दिस इज द सर्कुलर रिंग, ये सर्कुलर रिंग है, उसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे, R। एक्सिस की बात करें तो ये हो गई हमारे इस तरीके से एक्सिस, और ये हो गया P पॉइंट, तो इस पे कितना रहेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है बताओ, ये वाला डिस्टेंस है यहाँ पे R, ये वाला डिस्टेंस R है, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इट इज इक्वल टू Gm/R² प्लस R² 3/2। तुम्हें भी ये चीजें याद ही रखनी पड़ेगी, मुझे भी याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, तुम्हें भी याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। कितना है, G ग्रेविटेशन, M मास है उस रिंग का, R क्या है, सेंटर से एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस की बात चल रही है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके, और R क्या है, रेडियस, ओके, कैपिटल R इज रेडियस। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ तो मुझे, जो भी हमने देखा यहाँ पे वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मैक्सिमम E8 कब रहता है, जब R की वैल्यू इतनी रहती है, R/√2, मैक्सिमम E8 R इज इक्वल टू √2, ये हमें याद रखना है। फिर मैक्सिमम पूछा जाए तो R की वैल्यू √2, R/√2, सॉरी R/√2 डाल के यहाँ पे तुम E की वैल्यू निकाल सकते हो। एवरीवन बताओ मुझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक ग्रेविटेशन फील्ड आप लोगों को। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी हमें देखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, देखो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास स्लोली फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशन पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे, दैट इज गिवन बाय कितना वर्क करना पड़ेगा, जब हम किसी मास को, यूनिट मास को इंफिनिटी से उठा के कुछ डिस्टेंस R पे लेके आ रहे हैं,
दैट इज नथिंग बट होता है पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल देख रहे, ग्रेविटेशन फोर्स भी वैसे था, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कुछ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क डन करना, तो वर्क डन अपॉन मास इज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक तो यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल वर्क डन अपॉन एम, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एम मास, और यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस हमने पॉइंट कर लिया, इसे टेस्ट मास को कैसे उठा के लेके आ रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से कुछ आर डिस्टेंस पे। तो जितना वर्क लगेगा दैट वर्क अपॉन कुछ मास को लेके आ रहे हैं छोटा एम, तो डिवाइडेड बाय एम, दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दैट क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पे अभी हमें क्या देखना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, पोटेंशियल ड्यू टू क्या देखेंगे, पॉइंट मास। उसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन आर, पॉइंट मास के कारण कितना पोटेंशियल होता है वो हमने निकाला, माइनस जी एम अपॉन आर। ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मान लो अगर तुम्हें ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे एक एम मास रखा है, कैपिटल एम, M2 M3 और यहाँ पे M4, ये 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 डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, R4 R1 R2 R3 और R4। तो ये जो सिस्टम है M1 M2 M3 M4, उनसे R1 R2 R3 R4 डिस्टेंस पे P पॉइंट रखा है। तो यहाँ पे P पॉइंट पे इन चारों के कारण कितना ग्रेविटेशन पोटेंशियल रहेगा, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, सबको ऐड कर दो। देखो पहले तो M1 के कारण कितना रहेगा, माइनस जी M1 अपॉन R1, उसके बाद M2 के कारण कितना रहेगा, जी M2 अपॉन R2 P पॉइंट पे, उसके बाद इसके कारण कितना रहेगा, जी M3 अपॉन R3, स्क्वायर नहीं है 3 है, माइनस जी M4 अपॉन R4। तो सभी के कारण जितना पोटेंशियल है उसको क्या कर देना है, हमें सिंपली ऐड कर देना है। This is how we find out the gravitation potential due to system of more than one masses. अगला अभी हमें क्या देखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर। क्या देख रहा है हमें, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर जो है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर के कारण कितना पोटेंशियल रहेगा, हमें क्या करना है, वो चीज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेट्स से यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर की बात चल रही है यहाँ पे, तो कितना रहता है, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन क्या है यहाँ पे आर रहेगा, और सरफेस पे कितना रहेगा, दैट इज जी एम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, शेल की बात कर रहे हैं। तो शेल, फॉर शेल की अगर मैं बात करूं तो शेल के लिए कितना रहेगा, माइनस जी एम अपॉन आर, कुछ आर डिस्टेंस पे सेंटर पे, तो इतना रहेगा माइनस जी एम अपॉन आर। उसके बाद अगर सरफेस पे रखा हो, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो इतना रहेगा, सरफेस पे अगर रखा है तो कितना रहेगा, माइनस जी एम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर रहेगा, दिस मच, ओके। और यहाँ पे अगर रिंग की बात करी जाए, रिंग के लिए वही है, रिंग के सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस पे कितना रहेगा, माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। ये रिंग के लिए हो गया। मैं डायग्राम नहीं निकालू, डायग्राम यू ऑलरेडी नो है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस से तुम समझ सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। इतना आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा दूसरा नहीं है हमारे पास पॉइंट, ओके। अभी हम देखेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला केपलर का लॉ क्या है, पहला केपलर का लॉ तो सिर्फ स्टेटमेंट है, क्या बताता है, केपलर का पहला लॉ बताता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कि अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ, पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो उसमें क्या बताया जाता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो सभी प्लैनेट्स है वो कैसे मूव करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स, ओके।
अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है ना, तो लिप्स जो है उसके मान लो 2 सेंटर मानने के लिए यहाँ पे बता दिए मैंने, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज द माइनर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस, ये 2 फोकस हो गए। ओके, तो अर्थ इलिप्टिकल मोशन ऑर्बिट में घूमती है। ओके, ये हो गई मेरी अर्थ, और सन जो है किसी एक फोकस पे सिचुएटेड रहता है, बताता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ हमें बताता है कि इक्वल एरिया कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब एरियल वेलोसिटी सेम होती है। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। दैट इज डी ए बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे डी टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एल अपॉन क्या है 2m। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। एल क्या है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम व्हाट इज डी ए बाय डी? एरियल वेलोसिटी मतलब क्या है, इसे पे समझाती हूँ। अगर अर्थ यहां से यहां तक जा रही है तो उसने कितना एरिया कवर किया? इतना एरिया कवर किया। ओके, उसे कितना वक्त लगा? कुछ वक्त लगा होगा मान लो, तो उसको मान लो मैंने 15 दिन लगे हैं। तो जब वो यहाँ पे है, यहां से यहां तक कवर करेगी, तो ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और इसको कवर करने के लिए वक्त कितना लगेगा? 15 दिन ही लगे। रैंडम नंबर लिया है मैंने। ओके, 15 दिन ही लगेंगे। मतलब पहले तो ये दोनों एरिया जो है सेम है, मतलब अर्थ स्विप्स आउट इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल, इसलिए तो एरियल वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और तीसरा क्या है? थर्ड, यहाँ पे केप्लस थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, उसमें क्या बताता है हमें? केप्लस से तीसरे लॉ में क्या बताया? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट around the sun is proportional to the cube of the semi major axis. Okay, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस को प्रपोज, टाइम पीरियड मतलब पूरा गोल घूमने के लिए, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, इसकी लेंथ 2 है। सेमी मेजर मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी लोगों को? गुड, जो स्कूल एड में है वेरी गुड बेटा, ठीक है, ऐसे पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो अगले वीक में मिलते हैं। अगले वीक में सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर अगले वीक में, ठीक है। रिवाइज करके आना आप लोग।